दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश नीति के खास कार्यक्रम सत्ता की जंग में। आज देश के लिए दोस्तों ऐतिहासिक दिन है। एक तरह से नए संसद भवन में आज पहला बिल सरकार ने पेश कर दी, महिला आरक्षण बिल। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश किया गया। नारी शक्ति वंदन विधेयक जो है उसे पेश कर दिया गया। इसके मुताबिक लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन को लागू कर दिया जाएगा अगर ये कानून में तब्दील होता है। इस फॉर्मूले के मुताबिक लोकसभा में इस वक्त जो है करीब करीब 543 सीटें हैं, जिसमें एससी और एसटी को मिला करके यहां पर करीब इस वक्त जो रिप्रेजेंटेटिव है, महिला रिप्रेजेंटेटिव, वो है 14%। अगर ये कानून यानी महिला आरक्षण बिल अगर कानून बन जाता है तो इसमें जो है ये 14% बढ़कर के 33% हो जाएगा। और करीब करीब अगर हम सीटें देखें तो 181 सीटें जो है महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। लेकिन विपक्ष ने इस पर हंगामा खड़ा कर दिया और करना लाजमी भी है शायद। विपक्ष ने कहा कि बिल को बिना सर्कुलेट करे कैसे सरकार ने जो है पेश कर दी सदन में। 2024 चुनाव से पहले अचानक से इस बिल को सरकार क्यों लेकर के आई, क्यों इसे पेश किया, इसके पीछे मकसद क्या है, इस पर सत्ता की जंग में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इस पर विस्तारित चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और पॉलिटिकल एनालिस्ट अभिषेक कुमार जुड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। जो मेरा पहला सवाल रहेगा कि 9 मार्च 2010 को इस बिल को राज्यसभा में इंट्रोड्यूस कराया गया था। माना जाता है कि कोई भी बिल अगर राज्यसभा में पारित हो जाता है तो उसको हटाया नहीं जा सकता। तो इस बिल को सरकार नए तरीके से और नए बिल के रूप में कैसे संसद में पेश कर रही है? सबसे पहले देश नीति के दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। देखिए, इस नए बिल को लाने के पीछे जो मकसद है, जो मुझे समझ में आ रहा है, वो ये है कि पुराने बिल में यदि पुराने बिल को पुराने फॉर्मेट में ही पास कराया जाता तो मौजूदा सरकार को ये क्रेडिट मनमोहन सिंह के साथ साझा करना पड़ता। क्योंकि आप जानती हैं, हमारे दर्शक भी जानते हैं इस बात को कि किसी भी बिल को पास कराने के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों की सहमति की ज़रूरत होती है, दोनों से पास किया जाना जरूरी होता है। मनमोहन सिंह की सरकार ने 9 मार्च 2010 को इस बिल को राज्यसभा में पास करवा लिया। और यदि पुराने बिल को पेश किया जाता तो चूंकि राज्यसभा एक लिविंग हाउस है, वो कभी भंग नहीं होती, लिहाजा राज्यसभा में पास किया गया बिल भी कभी लैप्स नहीं होता, वो बिल कभी भी खत्म नहीं होता। लोकसभा में यदि कोई बिल पास हुआ और वो कानून की शक्ल नहीं ले पाया तब तो वो लैप्स हो जाएगा। जिस दिन लोकसभा भंग होगी या उसका कार्यकाल खत्म होगा वो लैप्स हो जाएगा। लेकिन राज्यसभा में पास किया गया बिल कभी लैप्स नहीं होता और उसी बिल को एज इट इज़ लाया जाता तो सिर्फ और सिर्फ इसे लोकसभा में पेश करने की ज़रूरत होती और पास कराने की ज़रूरत होती। और लोकसभा में पास होने के बाद ये बिल सीधा राष्ट्रपति के पास जाता और राष्ट्रपति के सिग्नेचर के साथ एक कानून की शक्ल ले लेता। और उस परिस्थिति में चूँकि हमारे दर्शक जानते हैं कि मौजूदा सरकार में सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति पूजा होती है, एक व्यक्ति के इर्द गिर्द ही सारे नियम कायदे कानून बनते हैं। आज कानून मंत्री मेघवाल साहब को आपने सुना कि बार बार वो यही कह रहे थे, ऐसा किसी सरकार में आपने नहीं देखा होगा कि बार बार कोई मंत्री ये कहे कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इतने काम किए। सब एक ही शब्द का इस्तेमाल करते थे कि हमारी सरकार ने ये बिल पेश किया, क्रेडिट सरकार को देते थे। ये सरकार व्यक्तिवादी सरकार है, क्रेडिट व्यक्ति को दिया जाता है। तो जिस सरकार की परिपाटी व्यक्ति को क्रेडिट देने की हो, किसी इंडिविजुअल को क्रेडिट देने की हो, वो सरकार भला मनमोहन सिंह के साथ उस क्रेडिट को साझा करने जाएगी। लिहाजा उस बिल को, पुराने बिल को उसी स्वरूप में नहीं लाया गया। अब सवाल उठता है कि पुराने बिल को उसी स्वरूप में नहीं लाया गया तो आखिर इसमें नया क्या है? तो देखिए, पुराना बिल जब पेश हुआ था राज्यसभा में, उसमें भी बिल्कुल यही बातें थी कि 1/3 सीटें रिजर्व होंगी, यानी 543 का 181, हर तीसरी सीट महिलाओं के लिए होगी, इंक्लूडिंग SC ST सीट्स। SC ST की जो सीटें हैं 84 SC की है और 47 ST की है, उसका भी 1/3 होगा। और उसमें एक प्रावधान था कि ये प्रक्रिया जो होगी वो रोटेशन के आधार पर होगी। सपोज कीजिए कि कोई सीट A है, किसी सीट का नाम A है, तो एक चुनाव में A रिजर्व होगी तो अगले चुनाव में B रिजर्व होगी, उसके अगले चुनाव में C रिजर्व होगी। दिल्ली के उदाहरण से अगर समझना चाहें हम तो एक चुनाव में मान लेते हैं कि साउथ दिल्ली की सीट रिजर्व हुई, तो उसके अगले लोकसभा चुनाव में नई दिल्ली की रिजर्व हो गई, उसके अगले लोकसभा चुनाव में ईस्ट दिल्ली की रिजर्व हो गई, और फिर
3 चुनाव के बाद से फिर चौथे चुनाव में जो पहली बार रिजर्व हुई थी सीट, यानी साउथ दिल्ली की, वो रिजर्व हुई। ये प्रक्रिया थी। उसमें फ़ायदा ये था कि कोई सीट पूरी तरह से ब्लॉक नहीं हो रही थी, यानी महिला आरक्षण का मतलब हुआ कि उस सीट से महिलाएं ही लड़ सकेंगी। अब रोटेशन की प्रक्रिया रहेगी तो एक सीट के बाद दूसरी सीट खुल जाएगी, अगले चुनाव में ओपन हो जाएगी, वहाँ से कोई लड़ सकता है। ये उस पुराने बिल में था। यहाँ ये रोटेशन की चीज़ नहीं है, यहाँ सीटें फिक्स हो रही हैं कि ये सीट 15 साल के लिए रिजर्व होगी, और 15 साल के लिए रिजर्व होगी यानी 15 साल के लिए किसी भी सीट पर महिलाएं ही चुनाव लड़ेंगी। और जब ये बिल इसी नए स्वरूप में आ रहा है, लिहाजा इस सरकार को इस सरकार ने नारी शक्ति का नाम दे करके एक नए टर्म का इस्तेमाल किया, नारी शक्ति, और वही नाम दे करके इस सरकार ने नए बिल को इंट्रोड्यूस किया है लोकसभा में। देखते हैं आगे क्या होता है। तो सरकार इस नए बिल के जरिए साबित करना क्या चाहती है? क्या नाम देने से सिर्फ हो जाएगा या वाकई महिला सशक्तिकरण इसके जरिए हो सकता है? ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सवाल आपने पूछा। महिला सशक्तिकरण की जहाँ तक बात है, 1993 30 साल हो गए, 1993 जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने पंचायती राज और नगर निकाय यानी म्यूनिसिपल यूनिट्स के लिए 1/3 आरक्षण की व्यवस्था की थी। जितनी भी सीटें किसी भी इलाके में महिलाओं के लिए होंगी, किसी भी पंचायत यूनिट्स में, किसी भी म्यूनिसिपल यूनिट्स में 1/3 महिलाओं के लिए होंगी। तो जो सीट महिलाओं के लिए होती है वहाँ पे आपको पता है कि महिलाएं जीत कर आती है, सारे काम महिला पति करते हैं। जो उनके पति होते हैं डी फैक्टो रिप्रेजेंटेटिव माने जाते हैं, वही सारे काम करते हैं। उनका काम महिला जो जीत कर आती हैं 95% केसेज में यही देखने को मिलता है, उनका काम सिर्फ अंगूठा लगाना या सिग्नेचर करना होता है। अब ये परिपाटी यदि लोकसभा में लाने की तैयारी है तब तो ये बेहद खतरनाक है। सबसे पहली बात यह है कि महिला आरक्षण का बहुत लोग समझ लेंगे कि मैं विरोध कर रहा हूँ या देश नीति विरोध कर रहा है। बात वो नहीं है, कोई विरोध नहीं कर रहा, लेकिन महिलाओं को आगे बढ़ाने वाला कदम तो तब होगा जब महिलाएं बिना आरक्षण के चुनाव जीत के आए। महिलाएं इंडिपेंडेंटली स्वतंत्र रूप से फैसला ले सकें, किसी घर की महिलाएं, कि उन्हें पॉलिटिक्स में जाना है, चुनाव लड़ना है। ये इस बिल से तो इंश्योर नहीं हो पाएगा। फिर कौन सा सशक्तिकरण? सबसे पहली यूनिट पंचायत और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होता है, लोकल बॉडीज होती है, वहाँ से तो कोई एम्पावरमेंट आया नहीं, लिहाजा इसे बहुत साफ गोई के साथ कहा जाए तो सिर्फ एक झुंझुना थमाया जा रहा है, एक ऐसा झुंझुना जिसमें महिलाओं को लगेगा कि उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ गया। लेकिन रिप्रेजेंटेशन बढ़ने से फ़ायदा क्या? इस देश में आज से 57 साल 57 ईयर पहले इस देश में महिला प्रधानमंत्री शपथ ले चुकी हैं। इस देश में 16 साल पहले महिला राष्ट्रपति बन चुकी हैं। तमाम बड़े पदों पर महिलाएं बैठ चुकी हैं। तकरीबन 14 साल पहले महिला लोकसभा अध्यक्ष बन चुकी हैं। कौन ऐसा पद है जिस पे महिलाएं नहीं रही हैं? तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि सिर्फ संसद में आरक्षण दे देने से, महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन बढ़ा देने से, वो ऐसी महिलाएं जिनके पर्दे के पीछे कोई और काम करे, उससे बहुत कुछ सामाजिक परिवर्तन हो जाएगा, कोई क्रांति हो जाएगी, इसकी उम्मीद कम से कम मुझे नहीं है। आपको क्या लगता है कि 2024 चुनाव से पहले, क्योंकि सामने हर चीज़ को 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र सरकार करेगी, सामने इतना बड़ा चुनाव है, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम कर रहा है, इतना बड़ा अलायंस बनाया गया, इंडिया गठबंधन जिसे लेकर भी बवाल मचा हुआ है, इसके सामने अचानक से इस बिल को बिना सर्कुलेट करे अचानक से ले आना, इसके पीछे मकसद क्या है और इसका असर 2024 चुनाव में भाजपा के लिए कितना बड़ा होगा और कितना फायदा इसके जरिए सरकार उठाएगी? अब इसको समझने के लिए मैं थोड़ा पीछे चलना होगा, 2019 की तरफ। 2019 के लोकसभा चुनाव के ठीक पहले आपको याद होगा, जब इंटरिम बजट सेशन आ रहा था, उसी वक्त जनवरी के दूसरे हफ्ते में सरकार एक मसौदा लेकर आती है, जैसे अभी आया है, बिल्कुल उसी तरह। अभी तो बताया भी नहीं गया कल कैबिनेट मीटिंग के बाद कि क्या फैसला हुआ है, सूत्रों के हवाले से खबर आई, कोई प्रेस ब्रीफिंग तक नहीं हुई। उस वक्त प्रेस ब्रीफिंग हुई थी और बताया गया कि EWS रिजर्वेशन सरकारी नौकरियों में लाया जा रहा है। जो जनरल कैटेगरी में गरीब लोग हैं उन्हें 10% सीटें आरक्षित करके दी गई। बिल्कुल चुनाव के समय का फैसला था और बताया गया कि ये इस देश में गरीबी दूर करने में जो लोग जाति के आधार पर, समुदाय के आधार पर, कम्युनिटी के आधार पर वो आरक्षण का लाभ नहीं ले सकते, उनके लिए एक नया पैरामीटर इंसर्ट किया गया और वो पैरामीटर था इकोनॉमिकली बैकवर्ड। इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो एक सेक्शन है जनरल कैटेगरी के गरीब लोगों के लिए, वो लाया गया और उनको 10% आरक्षण दिया गया। लेकिन ज़रा आप बताइए, मौजूदा सरकार में कितनी वैकेंसियाँ निकल रही है?
खुद डीओपीटी मंत्री जितेंद्र सिंह संसद में कहते हैं कि 10 लाख से ज़्यादा वैकेंसियाँ सिर्फ केंद्र सरकार में खाली हैं। जब वैकेंसी रहेगी तभी तो किसी को 10%, 20%, 27% या किसी आरक्षण का लाभ मिलेगा। वैकेंसी सरकार निकाल ही नहीं रही है, फिर उस आरक्षण का फ़ायदा क्या? तो सरकार चुनाव के पहले इस तरह के गैम्बल खेलती है। बिल्कुल उसी तरह इस बार महिलाओं पर निशाना लगाया गया है। कोशिश की गई है कि इस देश की आधी आबादी को या उसके आधी आबादी के मन में भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक सिंपैथी पैदा की जाए। अब जरा देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है, उसे 1/3 महिलाओं को टिकट देने से तो किसी ने रोक नहीं रखा है। उसके संगठन में जो भी पद है महासचिव के, कार्यकारिणी सदस्य के, उसमें 1/3 महिलाओं को क्यों नहीं दिया गया? कहावत है, एक पुरानी कहावत है कि चैरिटी बिगिंस एट होम। तो इस तरह के कामों की शुरुआत अपने घर से पहले करनी चाहिए, वो आपने नहीं किया और आप महिला आरक्षण का झुंझुना लेकर आ रहे हैं। और ऊपर से भी तुर्रा ये महिला आरक्षण आगामी लोकसभा चुनाव में लागू नहीं होगा। ये जब अगली जनगणना होगी, उस जनगणना के आधार पर जो डेटा निकल कर सामने आएंगे आबादी से संबंधित, उस जनगणना के आधार पर ये 181 यानी 1/3 सीटें रिजर्व की जाएंगी। यानी ये भी एक प्रॉमिसरी नोट है, ये भविष्य के लिए एक ब्लैंक चेक साइन किया गया है कि हम इसको आने वाले वक्त में करेंगे। तो सवाल ये है कि जब आज आप इसे रिजर्व नहीं कर सकते तो इस कानून को आज आप ला क्यों रहे हैं? ये पहला सवाल। दूसरा सवाल ये कि 5 दिनों के सत्र का एक दिन बीत गया, संसद के सत्र का, आज दूसरा दिन है। आज आप लोकसभा में लाए हैं, लोकसभा में बहस होगी, कितने देर बहस होगी, फिर वोटिंग होगी, फिर ये मामला राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा में भी कई तरह के संशोधन इस पर आएंगे। संशोधन आएंगे तो ये बिल सेलेक्ट कमेटी में जाएगा, सेलेक्ट कमेटी में जाएगा तो ये 5 दिनों के बचे हुए 4 दिनों में तो पास नहीं होगा। अच्छा, टेक्निकल पहलू समझिए। मनमोहन सिंह की सरकार ने राज्यसभा में बिल पेश किया, उसे पास भी कराया, वो बिल लैप्स नहीं हुआ। मैंने पहले ही कहा कि वो लैप्स नहीं हुआ। लोकसभा में यदि ये बिल पास हो जाता है, जैसा मैं बता रहा हूँ, मैं क्या बता रहा हूँ सब लोग जानते हैं कि यह बिल पहले लोकसभा में पेश किया गया है। अगर ये बिल पास हो जाता है लोकसभा में और ये 4 दिनों के सेशन में राज्यसभा में पास नहीं हुआ, लोकसभा भंग हो जाती है, ये बिल तो उसी के साथ लैप्स कर गया। ये तो जो भारतीय संविधान है उसके मुताबिक तो लोकसभा भंग होने के साथ जो भी अनफुलफिल्ड एजेंडे हैं वो सारे लैप्स कर जाते हैं, जो कानून की शक्ल नहीं ले पाए। तो आने वाले वक्त में इसमें क्या होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है जी। तो वहीं दूसरी ओर सवाल यह भी है, जैसे आपने कहा कि हो सकता है कि 2029 चुनाव से पहले या 2029 से पहले जब तक न सेंसेक्स होता है तब तक इसे लागू नहीं किया जाएगा। तो ये भी फिर एक 2024 चुनाव से पहले चुनावी जुमला है, जो आपने कहा कि एक सिंपैथी गेन करने की कोशिश की। देखिए सरकार महिलाओं के लिए कितना सोच रही है महिला आरक्षण के बारे में। तो वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो सरकार महिला आरक्षण बिल लेकर आ रही है, महिला सशक्तिकरण की बात कर रही है, उसी सरकार में मणिपुर जैसे घटना होता है, बिल्किस के दोषियों को छोड़ दिया जाता है। हमारे दिल्ली के जंतर मंतर में पहलवान प्रोटेस्ट करते हैं, महिला पहलवान, और उसके बाद भी बृजभूषण की अभी तक गिरफ्तारी नहीं होती। तो क्या ये सरकार वाकई महिला सशक्तिकरण के बारे में सोच रही है और ये बस चुनावी जुमला है कि चुनाव के पहले कुछ भी फेंको? इसको चुनावी जुमला कहना ही ज़्यादा बेहतर होगा। और इसलिए बेहतर होगा, 9.5 साल के कार्यकाल में पहली बार याद आया सरकार को, जब चुनाव सर पर है तभी आपको याद आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी में कितने मुख्यमंत्री हैं इस देश में? 10 या 11 मुख्यमंत्री बीजेपी के हैं। एक भी महिला नहीं है, एक भी शेड्यूल कास्ट से नहीं है। आप किसकी बात करते हैं? क्या इस देश में महिलाओं की सिर्फ इतनी हैसियत है कि वो महिला और बाल विकास मंत्री बनाकर रखी जाए? क्या इस देश में दलितों की सिर्फ यही हैसियत है कि दलित समाज से आने वाला व्यक्ति सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री बनेगा? क्या कोई दलित वित्त मंत्री नहीं बन सकता? क्या कोई दलित या महिला मानव संसाधन विकास मंत्री नहीं बन सकती? और जिसे शिक्षा मंत्रालय आप कहते हैं, कोई विदेश मंत्री नहीं बन सकता? और जो महिला शिक्षा मंत्री बनती हैं उनकी डिग्री पे सवाल होते हैं, वो सिनेमा के रूप हले पर्दे से लाई जाती हैं। राजनीतिक अनुभव उनका यही होता है कि वो एक ताकतवर विपक्षी नेता के खिलाफ चुनाव लड़के, मजबूती से लड़के और चुनाव हार के दिल्ली आती हैं। पॉलिटिकल ब्रीड कहीं दिखाई नहीं देता। जैसे पुरुषों में नेता आते हैं, पॉलिटिकल ट्रेनिंग के साथ पॉलिटिशियन आते हैं, महिलाओं में पॉलिटिकल ट्रेनिंग के साथ कितने लोग आ रहे हैं? मैं उंगलियों पर गिन के बताता हूँ। ममता बनर्जी जैसे लोग अपने संघर्षों से आगे बढ़े, वो नेता बने। ठीक है, मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी थी महबूबा मुफ्ती, लेकिन वो अपने संघर्षों से आगे बढ़ी, वो नेता बनी है, वो नेता है, अपनी पार्टी को लीड कर रही हैं। लेकिन जरा आप ये बताइए कि आरक्षण के सहारे यदि आप घरेलू महिलाओं को ला रहे हैं, सिनेमा के रूप हले पर्दे से लोगों को ला रहे हैं जो
संसद में कई बार ऐसा होता है कि वोटिंग के समय वो क्या बोल रही हैं, किस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रही हैं, किसके ऊपर फ्लाइंग किसका आरोप लगा रही हैं, ये सारी चीज़ें, इस तरह की चीज़ें करने की कोशिश है यदि कि पूरी तरह से ड्रामा बना दिया जाए, तो पुरुष क्या कम है क्या ड्रामा करने में? खामखा महिलाओं को क्यों इसके लिए घसीटा जाए? स्मृति ईरानी ने भी तो बहुत संघर्ष किया, सिलेंडर लेके सड़क पर उतरना, सिलेंडर का बोझ उनके कंधों पर अभी भी है, जिसके बारे में वो आज मंत्री होने, कैबिनेट मिनिस्टर होने के बाद भी एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकलता। संघर्ष तो उन्होंने भी किया है सड़क पर सिलेंडर को लेकर। बात कर रही हैं तो वो संघर्ष तो आप भी कर सकती हैं, आप भी महिला हैं, एक सिलेंडर लेकर के आप भी संघर्ष कर सकती हैं। आप हो सकता है कि वो अपनी फील्ड में मंत्री बन गई, आप हो सकता है कि किसी बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय चैनल में, राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय चैनल में आप सिलेंडर लेकर पहुंच जाए। वो संघर्ष नहीं है। संघर्ष का मतलब होता है पॉलिटिकल संघर्ष, जनता के मुद्दों पर संघर्ष, कैंपस पॉलिटिक्स। कितने लोगों ने किया है इनमें से? राज बब्बर आए थे सिनेमा से, राज बब्बर पर किसी ने सवाल नहीं किया कि वो राजनीति में क्यों आए हैं, क्योंकि वो SYS से आए थे, समाजवादी योजना सभा से। ठीक इसी तरह से दूसरे लोग भी आए, सुनील दत्त साहब आए। सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि आप राजनीति में आ रहे हैं इसे एक प्रोफेशन मानकर, और इसे कहीं ना कहीं कंपल्सन की तरह किसी के ऊपर थोप दिया जा रहा है। राबड़ी देवी के ऊपर थोपा गया राजनीति, सबको पता है। ठीक इस तरह से महिलाएं यदि लाई जाएंगी तब तो भगवान ही मालिक है। बस मेरा आखिरी सवाल ये रहेगा कि इस पर विवाद क्यों? क्योंकि 2010 में भी इस बिल को पेश किया गया था और बाकायदा राज्यसभा में जो है ये पास भी हुआ था, लेकिन अब इस पर विवाद क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें कुछ चेंजेस आए हैं या मकसद कुछ और है? विपक्ष अगर इसका विरोध करे तो? आप विवाद की बात कर रही हैं तो मैं विवाद की ही बात करता हूँ। कल की ही बात है जब सूत्रों के हवाले से खबर आने लगी कि इस पर विवाद हो सकता है, उसी वक्त राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं और राज्यसभा सांसद हैं मनोज झा ने कहा कि इसमें OBC और अक़लियत यानी माइनॉरिटी और OBC की महिलाओं के लिए अलग से सब कोटा डिसाइड किया जाए। और ये बड़ा सवाल है। SC ST के कोटे में तो सब कोटा बना दिया जा रहा है, पिछड़े वर्गों के लिए क्यों नहीं? ये सवाल है। जाति जनगणना का सवाल चल रहा है, कास्ट सेंसस का सवाल एक ऐसे दौर में चल रहा है कि इस देश में सरकार रोहिणी कमीशन भी लेकर के आ रही है, जैसी चर्चाएं हो रही है। उसकी रिपोर्ट सरकार को मिल गई है कि OBC आरक्षण जो 27% दिया जाता है उसको 3 या 4 सब कैटेगरी में अलग अलग समुदायों को बांट कर दिया जाए। तो सरकार के पास पहली चीज़ की डेटा नहीं है कि किस में कितना पिछड़ापन है, बैकवर्डनेस का लेवल किस कम्युनिटी में कितना है और किस कम्युनिटी की महिलाओं में कितना है, ये तो आपके पास तय नहीं है। इतिहास की किताबों में तो आपने सबने पढ़ा है कि गुप्त काल में जब चतुष्वर्णीय व्यवस्था थी, 4 वर्ण में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उस दौर के जो सामाजिक जो सोशल स्ट्रक्चर थे, उसमें कहा गया कि ऊपर के 2 वर्ण की जो महिलाएं हैं उन पर बंदिशें ज़्यादा है। जो 2 निम्न वर्गीय, उस दौर में जिन्हें निम्न वर्गीय कहा जाता था, उनकी जो महिलाएं हैं वो कंपैरेटिवली ज़्यादा आज़ाद हैं, उनको ज़्यादा आज़ादी है। ये हिस्टोरिकल टेक्स्ट कहते हैं। आज की क्या स्थिति है, महिलाओं के किस वर्ग में कितनी है, किस आधार पे आप आरक्षण का फॉर्मूला तय करेंगे? ये एक बड़ा सवाल है कि एक तरफ जब कास्ट सेंसस की आग लगी हुई है, एक तरफ जाति जनगणना के साथ साथ जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बातें चल रही है, उस दौर में आप फ्लैट रिजर्वेशन लेकर के आ रहे हैं, तो विवाद तो बढ़ेगा। और ये विवाद नहीं, ये एक टाइम बॉम्ब जो है, उस टाइम बॉम्ब को में कहीं ना कहीं ये लोग उसका बटन दबाने जा रहे हैं, पॉलिटिकल टाइम बम। और इस पॉलिटिकल टाइम बम को लेकर के चुनाव के समय में आरक्षण की आग से खेलने की जो कोशिश है, ये मैं नहीं जानता आने वाले वक्त में क्या होगा, क्योंकि महिलाओं के अंदर भी कई सारे सबसेक्शन हैं कि उन्हें मिला, हम डिप्राइव हैं, हमें क्यों नहीं मिला। ये इतना बड़ा सवाल है। आप किसी आदिवासी समाज की से ला करके किसी महिला को राष्ट्रपति बना दे देश का, बहुत अच्छी पहल है, लेकिन राष्ट्रपति बनने के बाद दलित समाज से आने वाले लोग हों या आदिवासी समाज से आने वाले लोग, वो KR नारायणन की तरह इंडिपेंडेंट बिहेव करें, सरकार के ड्राफ्ट को वापस कर दें पुनर्विचार के लिए, सरकार के ड्राफ्ट को पॉकेट वीटो बना करके बैठ जाएं, तब तो लगता है कि वो इंडिपेंडेंट बिहेव कर रहे हैं। उन्हें भारतीय संविधान की समझ है कि सरकार सही या गलत कर रही है। लेकिन कोई भी बिल जा रहा है, पिछले राष्ट्रपति से लेकर मौजूदा राष्ट्रपति के दौर में आप देखें, एक बार भी कोई डिसेंट नोट राष्ट्रपति भवन से गया हो सरकार के किसी निर्णय पर? आप बता दीजिए एक भी एग्जाम्पल ऐसा हो। नहीं हुआ है। तो इसी तरह से आप महिलाओं को लाएंगे तो फिर होगा क्या? विवाद ही होगा कि उनको मिला, उनको नहीं मिला, जिस नेता की सीट रिजर्व होगी। अब इसमें एक और सवाल है जो आप कह रही हैं, उसमें एक सवाल ये है, विवाद की जड़ ये हो सकती है कि अपनी पार्टी में जिनको किनारे लगाना है उनके सीट को महिला रिजर्व कर दो। विपक्ष के जिस नेता को संसद नहीं पहुंचने देना है, राहुल गांधी की, उदाहरण के तौर पर कहें कि राहुल गांधी की वायनाड और अमेठी, उनको रिजर्व कर दो। नितिन गडकरी को
पार्टी के सत्ता संघर्ष में आगे बढ़ने से रोकना है, उनकी सीट को महिला रिजर्व कर दो। जिनका टिकट काटना है, सीधे टिकट काटने में बवाल होगा, उनकी सीट को महिला रिजर्व कर दो कि भाई आपकी सीट तो महिलाओं के लिए रिजर्व हो गई, अब आप कहाँ चुनाव लड़ेंगे, दूसरी जगह आपके लिए सेफ सीट नहीं है, आप घर बैठिए, आपको कहीं गवर्नर बना के एडजस्ट कर देंगे। तो विवाद तो कई स्तरों पर है, राजनीतिक है, विद इन द पार्टी है, पार्टी के बाहर भी हैं, हर जगह विवाद होने हैं। और देखिए आने वाले समय में क्या होता है। सबसे बड़ा विवाद तो यही है कि 4 दिनों के सेशन में भला ये बिल पास भी हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। मतलब कुछ ना कुछ बड़ा खेल है इसके पीछे। देखिए बड़ा खेल तो यही है जो मुझे समझ में आ रहा है। सरकार की मंशा नहीं है इस बिल को पास कराने की। बिल पास कराने की प्रक्रिया क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशन की किताबें अगर आप पढ़ें तो आपको साफ साफ दिखाई देगा। बिल कोई भी आता है तो सबसे पहले पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में बिल तैयार होगा। बिल तैयार होने के साथ साथ उस बिल के ऊपर वहाँ भी चर्चा होगी, कई सारे अमेंडमेंट उसमें पेश किए जाएंगे, सबकी अपनी अपनी राय होगी। उसके बाद इस तरह के कंटेंसस इशू पर बिल को जनता के लिए भी खोला जाता है कि जनता भी अपने सुझाव दे सकती है बिल पर। आपने देखा होगा जब गजट निकलता है तो दिया जाता है कि जनता के लिए 15 दिन का वक्त है कि आप इस पर या तो स्टैंडिंग कमेटी के सामने जाकर के सुझाव दीजिए या फिर बाई पोस्ट आप अपने सुझाव पोस्ट। कोई प्रक्रिया आपने कहीं होती हुई नहीं देखी है। कल कैबिनेट में ड्राफ्ट किया गया बिल को, और बिल कल ड्राफ्ट किया गया, मीडिया तक को नहीं बताया गया कि कौन सा डिसीजन लिया गया है, सूत्रों के हवाले से खबर आई। आज सुबह सुबह जो लेटर आया उसमें सीधे यही था कि 128वां संविधान संशोधन पेश किया जाएगा। किस विषय पर पेश किया जाएगा कुछ नहीं था, और सीधे आपने पेश कर दिया। कहाँ गया, ना वो सेलेक्ट कमेटी में गया, ना वो डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी में गया, ना उसमें जनता की राय ली गई। सीधे सीधे जो 3 विवादास्पद कृषि कानून आए थे कि कहीं और से बन के आए और सदन में पेश करके पास करा दिया गया। किसान पूरे 13 महीने तक धरने पर बैठे रहे, 700 के करीब किसानों की जानें चली गई, लखीमपुर खीरी जैसा कांड हो गया, और अंत में प्रधानमंत्री ने कहा कि गंगा जल जैसा निर्मल और पवित्र बिल हम वापस लेते हैं। हम समझा नहीं पाए किसान भाइयों को। तो समझाने की प्रक्रिया आप बाद में क्यों करते हैं? जो बिल आप ला रहे हैं, चाहे जिस मुद्दे पर लाएं, उस बिल को आपको सबसे पहले कंसेंसस के साथ लाना पड़ता है। मैं आपको 2 उदाहरण देता हूं, हमारे दर्शकों के लिए जाननी जरूरी है। भट्टा परसोल कांड याद होगा सबको, जिसमें दिल्ली आगरा, नोएडा आगरा एक्सप्रेसवे बन रहा था। उस वक्त किसानों को ज़मीन का उचित मुआवजा नहीं मिल रहा था। राहुल गांधी बाइक पर चढ़ के गए थे वहाँ पर उस गांव में। उसके बाद मनमोहन सिंह सरकार ने तय किया कि लैंड एक्विजिशन बिल, हिंदी में कहें तो भू अधिग्रहण कानून लाया जाएगा। तो कानून बनाने की जिम्मेदारी किसे सौंपी? कानून बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई ग्रामीण विकास मंत्रालय की पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को, संसदीय स्थायी समिति को। और उस संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष थी भाजपा सांसद सुषमा स्वराज। अब देखिए, सरकार मनमोहन सिंह की, कांग्रेस की, और बिल बनाने वाली कमेटी की चेयरमैन बीजेपी के सांसद हैं। सभी पार्टियों के लोग उसमें थे। 3 महीने का वक्त दिया गया, फिर शायद 3 महीने का या 2 महीने का एक्सटेंशन दिया गया, तब जाके वो बिल तैयार हुआ। बिल जब पार्लियामेंट में पेश हुआ, उसके बाद विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने उसमें 2 अमेंडमेंट दिए। दोनों अमेंडमेंट सरकार ने हैप्पीली एक्सेप्ट कर लिए और बिल पास करा दिया। कोई विवाद नहीं हुआ, कहीं कंसेंसस से आया। ये महिला आरक्षण बिल जिसे आप कहते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी तो इस देश में कभी सरकार में नहीं रही है, ये तो फैक्ट है। पीवी नरसिम्हा राव कांग्रेस की सरकार के प्रधानमंत्री थे, लेकिन उनकी सरकार ने महिला आरक्षण बिल बनाने की जिम्मेदारी किसे दी? सीपीआई की सांसद थी गीता मुखर्जी, कम्युनिस्ट पार्टी की। उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनी थी जिसने महिला आरक्षण विधेयक को के ड्राफ्ट को मंजूरी दी थी। और वही बिल एचडी देवगौड़ा की सरकार ने भी पेश करने की कोशिश की, कामयाब नहीं हो पाई। वही बिल अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने भी पेश करने की कोशिश की, कामयाब नहीं हो पाई। और उसी बिल को राज्यसभा में मनमोहन सिंह ने भी पास कराया, उस दौर में पास कराया जब लेफ्ट पार्टियों के साथ उनके संबंध टूट चुके थे। कम्युनिस्ट पार्टियां उनके विरोध में खड़ी थी, सरकार से समर्थन वापस ले चुकी थी, तब पास कराया। तो ये होता है कंसेंसस। सदन के अंदर कोई पार्टी नहीं होती है, सदन के अंदर सांसद होते हैं, इररेस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल एफिलिएशन, और उनका काम होता है नीति निर्माण करना। नीति निर्माण की प्रक्रिया में सांसदों को आपने कहीं इन्वॉल्व देखा है? छोड़ दीजिए सारी बातें, इसी बिल की बात कीजिए। यहाँ तो सीधे सीधे सांसदों के ऊपर पटक दिया गया बिल, सर्कुलेट तक नहीं किया गया। कौन सी स्टैंडिंग कमेटी में बिल गया था नया वाला, आप बताइए तो? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की स्टैंडिंग कमेटी है ना, गृह मंत्रालय की स्टैंडिंग कमेटी है, लॉ मिनिस्ट्री कानून मंत्रालय की स्टैंडिंग कमेटी है। किस स्टैंडिंग कमेटी की में बिल गया था? किसने बनाया था? ये किसी को नहीं पता किसने बनाया था, चुपचाप ला करके डाल दिया गया।
तो आज जो हो रहा था कि सर्कुलेट नहीं किया गया, विपक्ष हंगामा कर रहा था, स्वाभाविक है वो करेंगे। सरकार पारदर्शिता से चलती है, ट्रांसपेरेंसी से। सरकार गोपनीयता से नहीं चलती है। गोपनीयता राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में बरती जाती है, गोपनीयता इंटेलिजेंस के मामलों में बरती जाती है, गोपनीयता बजट बनाने में, बिल बनाने में, महिला आरक्षण, SC ST आरक्षण, इसमें गोपनीयता नहीं बरती जाती है। पर्यावरण अधिनियम, इसमें गोपनीयता नहीं बरती जाती है। लेकिन ये सरकार यही कर रही है। मुझे तो नहीं लगता कि, साफ गोई के साथ मैं कहूँ तो मुझे नहीं लगता कि इस बिल को पास कराना मौजूदा सरकार की प्राथमिकता है। ये सिर्फ केओस क्रिएट करना चाहते हैं, इसलिए ताकि इसका पॉलिटिकल लाभ लिया जा सके, पॉलिटिकल डिविडेंड को मैक्सिमाइज किया जा सके, उसका अधिकतम लाभ लिया जा सके, महिलाओं को एक वोट बैंक के तौर पर खड़ा किया जा सके। यही मानसिकता फिलहाल दिखती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल सरकार जो बिल सदन में पेश की है उसमें सरकार की मानसिकता क्या है, इस पर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष भी इसका विरोध कर रहा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो महिला आरक्षण बिल सदन में पास होना और बाकायदा कानून के तौर पर लागू होना इस वक्त इतना आसान नहीं है। इस बिल पर दोस्तों आपकी राय क्या है, कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी आज का एपिसोड आपको कैसा लगा वो भी कमेंट कर हमारे साथ शेयर करें। बाकी आजाद पत्रकारिता को भरपूर सपोर्ट करें, देश नीति को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।